मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ट मैथ। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पहले पाठ का नाम, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाठ का नाम है, यहाँ लिख दिया जा रहा है, लेसन 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इस पाठ से, इस टॉपिक से हम सब बहुत पहले से ही वाकिफ है और आप लोगों ने इससे पहले क्लास 9th में भी कुछ पढ़ा होगा। फिर भी एक बार इस टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्या में पहली संख्या जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो उसके लिए परिभाषा अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात n बराबर अगर देखेंगे, प्राकृतिक संख्या को n से दिखाया जाता है। n बराबर अगर करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं के बाद दूसरी जो संख्या होती है उसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं, यानी इसकी परिभाषा बता सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो भी सम्मिलित हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए तब जो संख्याएं हमें मिलती है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी पूर्ण संख्याएं में अगर देखें कौन कौन सी संख्या आती है, तो पूर्ण संख्याओं में जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है उन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को पढ़कर समझकर हम सबको एक बात समझ में आ रही है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या में आ जाती है। यानी दूसरे शब्दों में सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर कोई हमसे पूछ लेगा जीरो क्या है, जीरो पूर्ण है कि प्राकृतिक, तो हमारा जवाब आना चाहिए कि जीरो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि जीरो कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर 4 पूछ लिया जाए तो 4 प्राकृतिक भी होगी और पूर्ण भी होगी। जब प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पढ़ लेते हैं तो प्राकृतिक और पूर्ण के बाद की जो संख्या होती है उस संख्या का नाम होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अगर पढ़ना है तो पूर्णांक संख्या के निम्न 3 भेद होते हैं। अगर बांटा जाए तो एक होगा धन पूर्णांक, एक होगा शून्य पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। यानी कहने का यह मतलब है पूर्णांक का 3 भाग होता है, एक धन पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक होता है पॉजिटिव, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं होती है उन्हें कहा जाता है धन पूर्णांक। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। शून्य पूर्णांक में आता है जीरो, यानी जो शून्य होता है शून्य को कहा जाता है शून्य पूर्णांक। उसके बाद जो ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2 और -1 की जो संख्याएं होती है उन्हें कहा जाता है ऋण पूर्णांक
संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तीनों हम सब पढ़ लिए, हमें अच्छी तरह से जब समझ में आ जाएगा, तब आगे बढ़ते हुए हम लोग अगली जो संख्या होगी, अगली संख्या के बारे में बात करेंगे। उस संख्या का नाम होगा परमेय संख्या। परमेय संख्या को समझने के लिए, परमेय संख्या को जानने के लिए हमें तीन बातों का बहुत विशेष ध्यान देना होगा। यानी परमेय संख्या वे सभी संख्या होती है जो इन तीनों नियमों का अनुसरण करे, यानी तीनों नियमों का पालन करे। पहला नियम ये है कि जितनी भी परमेय संख्या होती है वह पी बाई क्यू के रूप में होती है, यानी जो संख्या है पी बाई क्यू के रूप में हो वो परमेय संख्या कहलाती है। दूसरा जो नियम होता है यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हर है, जो क्यू है वह जीरो नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ तीसरा जो नियम होता है पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर कोई संख्या इन तीनों नियमों का अनुसरण करती है, इन तीनों नियमों का पालन करती है, तो वह संख्या हमारी परमेय संख्या बनकर तैयार होती है। अगर उदाहरण से समझा जाए, किसी संख्या को उदाहरण से बताया जाए, तो अगर 3/4 कोई संख्या है, अगर 3/4 के बारे में देखा जाए, क्या 3/4 हमारा परमेय संख्या है? तो हम लोग पहले जांचेंगे, हमारे दिमाग में यह नियम चलना चाहिए कि क्या 3/4 पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो पहला नियम संतुष्ट करता है। दूसरा नियम ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमें देखकर ही पता लगता है कि जो 4 है वो जीरो तो नहीं है, इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि दूसरा नियम भी संतुष्ट हो जाता है। तीसरे नियम की ओर बढ़कर देखते हैं तो देखने पर ही पता चलता है कि 3 भी हमारा पूर्णांक होता है, यानी धन पूर्णांक, और 4 भी हमारा पूर्णांक होता है, यानी तीसरा नियम भी पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है। जब यह 3/4 तीनों नियमों को संतुष्ट करता है, इसका मतलब 3/4 जो है हमारा एक परमेय संख्या है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आप सबके सामने अगर रखा जाए, तो अगला उदाहरण अगर हम रख दे 1 या फिर -1/4, अगर इस पे देखा जाए तो इसको देख के फिर इस पे जांच करेंगे कि क्या -1/4 हमारा परमेय संख्या है कि नहीं। तो -1/4 को देखने पर ही पता चलता है पहला नियम पी बाई क्यू के रूप का है, क्योंकि -1 पी है, 4 तुम्हारा क्यू है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ 4 है तो दूसरे नियम का भी पालन करता है। पहला नियम पालन हो गया, दूसरा नियम पालन हो गया। तीसरे नियम को अगर देखेंगे, तीसरे नियम को देखने पर ही पता चलता है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, तो -1 भी हमारा पूर्णांक होता है। यहाँ पर लिखा है कि ऋण पूर्णांक होता है -1, तो पूर्णांक है -1 हमारा ऋण पूर्णांक है, और 4 हमारा धन पूर्णांक है। तो जब तीनों नियमों का संतुष्ट करता है, तीनों नियमों का पालन करता है, इसका मतलब -1/4 हमारा परमेय संख्या है। अब इतने को जब जाना जाता है, इतने को जानकर हमें यह पता चलता है, जब इतना हम सब पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ लिखा है कि शून्य भी पूर्णांक होता है, तो क्या किसी संख्या के नीचे शून्य लगाया जा सकता है? तो यह परमेय होगा कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 4/0 हमारा परमेय है या फिर नहीं है। तो 4 जो है पी है और 0 जो है क्यू, यानी पी बाई क्यू के रूप का है। इसका मतलब पहले नियम को संतुष्ट करता है। आगे बढ़कर हम जब देखते हैं, अगर तीसरे नियम को थोड़ी देर के लिए देखते हैं, तो 4 भी हमारा पूर्णांक होता है और 0 भी हमारा पूर्णांक होता है, तीसरे नियम को भी संतुष्ट करता है। लेकिन जो दूसरा नियम था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ क्यू 0 हो गया है, इस नियम का पालन नहीं करता। और अगर तीनों में से एक भी नियम का पालन न करे तो ई संख्या जो है हमारी ई परमेय संख्या नहीं कहलाती है। उसी प्रकार और अगर उदाहरण देखा जाए तो और उदाहरण देख लेते हैं। एक अगला उदाहरण अगर देखेंगे, तो अगर कोई संख्या जैसे 3 ले ले, तो क्या गिनतियां परमेय संख्या होती है? दिमाग में तुरंत जवाब, मतलब तुरंत सवाल आना चाहिए कि क्या कोई गिनती परमेय संख्या हो सकती है? जैसे 3 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, क्या यह सब परमेय, मतलब यह पूर्णांक तो है, कुछ कुछ प्राकृतिक भी है, लेकिन क्या यह परमेय संख्या है? तो इसको जांचने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे -3 को लेते हैं तो किसी भी संख्या के नीचे 1 मान लिया जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
तो इसके नीचे जब हम एक मान लेंगे तो -3 और बटा 1 p/q का रूप का है। इसका मतलब पहली नियम को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। दूसरा ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर q बराबर 1 है, मतलब दूसरे नियम को भी संतुष्ट करता है। तीसरा p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो -3 भी हमारा पूर्णांक होता है और 1 भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो जब तीनों नियमों का पालन कर रहा है, इसका मतलब जो संख्याएं होती है, संख्याएं भी परमेय संख्या की श्रेणी में ही आती है। जब परमेय संख्या हम लोग पढ़ लेंगे तो परमेय संख्या के बाद जो अगली संख्या होगी, उस अगली संख्या का नाम सब बच्चों को पता है कि परमेय के बाद हमेशा जो अगली संख्या पढ़ी जाती है वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो परमेय संख्या के नियम का पालन न करे, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण से अगर समझाना हो तो उदाहरण एक संख्या हम ले लेते हैं, करड़ी में 3/5। क्या करड़ी में 3/5 परमेय है या फिर अपरमेय? इसके लिए हमें जांचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं करड़ी में 3/5 p/q के रूप का है। पहला नियम तो संतुष्ट करता है। अगला नियम बढ़ेंगे तो यहाँ 5 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब दूसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। लेकिन जब और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि 5 तो हमारा पूर्णांक है, यानी 5 पूरा अंक है, लेकिन जो करड़ी में 3 है यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक को अगर संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे कक्षा 9 में, अच्छी तरह से संधि पढ़ाया जाएगा। आपके स्कूल में नहीं भी पढ़ाया गया तो इस चैनल पे आगे पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट को। पूर्णांक को अगर अलग करेंगे तो इसका अलग करने पर जो संधि विच्छेद आएगा वो आएगा पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक का मतलब होता है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अंक का मतलब होता है गिनती, यानी जिस गिनती को हम लोग पूरी तरह से पढ़ते हैं वही पूर्णांक कहलाता है। करड़ी में 3 नंबर लाइन में कहीं नहीं आ सकता, इसका मतलब होता है 1.732, जो कि नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है लेकिन पूर्णांक की दृष्टि से नहीं लिखा जा सकता, इसलिए करड़ी में 3/5 परमेय संख्या नहीं है। अब बात ये उठती है कि क्या सब करड़ी में रहने वाली संख्या अपरमेय होगी? कुछ होती है, कुछ नहीं भी होती। जैसे अब बता दीजिए कौन नहीं होती। तो एक उदाहरण आप सबके सामने लिखा है, करड़ी में 16/3। क्या यह परमेय है? अगर कोई बच्चा नहीं जानता रहेगा नियम, अगर उनको बता दिया जाएगा गलत, स्कूल में बता दिया, कहीं कोई अगर बता दिया गया कि करड़ी में रहने वाली सब संख्या परमेय होती, तो बच्चा गलत कह देगा। क्यों? क्योंकि करड़ी में 16 का मतलब होता है 4 और बटा 3 है। अब यह जो करड़ी में 16/3 था, यह वास्तव में 16/3 न होकर 4/3 बन गया। अब 4/3 को अगर हम लोग चेक करेंगे कि परमेय है कि नहीं, तो देखने पर पता चल रहा है कि 4/3 p/q के रूप का है। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 और इसके साथ साथ p और q दोनों का है, पूर्णांक है। अगर तीनों नियमों का पालन कर रहा है तो यह परमेय संख्या है। जब यह परमेय संख्या है तो यह भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। अब हमें लग रहा है कि हमारे हिसाब से परमेय, अपरमेय, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में आप सबको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब इन संख्याओं के बारे में अगर पता चल गया है तो हम आगे बढ़ के अगली संख्या जो है, मतलब अगली कौन संख्या हमें पढ़ना है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगला टॉपिक या फिर अगली जो संख्या होगी हमारा, वह होगा सम संख्या। अगला जो संख्या होगा वो होगा सम संख्या। सम संख्या है कहाँ होती है? सम का मतलब ही होता है बराबर, यानी हम सब कक्षा 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे, 6 में, 7 में, 8 में, यहाँ तक 9 में भी पढ़े थे कि सम संख्या का होती है जो संख्या, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या कट जाए, वे या फिर उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या का होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर किसी संख्या के अंत में
दूसरे शब्दों में अगर बात किया जाए तो किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो सभी संख्याएं 2 से कटेंगी। और 2 से कटने वाली ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को कहा जाता है सम संख्या। यानी अगर 2 से कोई संख्या कट जा रही है पूरी तरह से तो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। जब सम संख्या हो जाती है तो सम संख्या के बाद जो अगली संख्या पढ़ा जाएगा, अगली संख्या को कहा जाता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? इसी प्रकार लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। यानी 2 से न कटने वाली संख्या, तो अगर इकाई का मतलब इकाई के अंक देखा जाए तो इकाई के अंक में अगर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या फिर 9 रहे, अगर इकाई के अंक में इतनी संख्या है तो वे संख्याएं 2 से नहीं कटेगी। और जो संख्याएं 2 से नहीं कटेगी उन संख्या को नाम दे दिया जाता है विषम संख्या। तो ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कुछ चर्चाएं। अब जो अगला टॉपिक आएगा वह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर और इसके बाद वाली प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 1.1 की दृष्टि से सबसे बेहतरीन जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। उस पर बात करने से पहले कुछ बात कर लिया जाता है विभाजिता के नियम पे, यानी कोई संख्या कितने से कटेगी विभाजिता के नियम पर। सब बच्चे विभाजिता का नियम इसके पहले वाले क्लास में पढ़ कर आए हैं, नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। आप यहाँ पर पढ़कर अपने आप को संतुष्ट पाएंगे और एक बेहतरीन भविष्य आपका बनेगा। इसलिए सिर्फ आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि मनोबल हमारा बढ़ सके। विभाजिता का नियम यानी कौन संख्या कितने से कटेगी। अगर 2 से कटने का नियम पूछा जाए, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, तो अगर इकाई का अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वे सभी संख्याएं हमारा 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाती है। यानी फिर एक बार सुनेंगे आप सब कि अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वे सभी संख्याएं आंख मूंद कर 2 से काट देनी चाहिए। जैसे अगर उदाहरण से देखा जाए तो उदाहरण में अगर ले ले तो 242 ले ले या फिर 5026 ले ले। यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 6, यानी ये दोनों संख्याएं ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या भी कहा जाता है। लेकिन अगर 527 की बात किया जाए तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह हमारा 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटना अगर आप सबको पता चल गया हो तो आगे बढ़कर हम जानते हैं कि 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम और आसान होता है। अगर किसी संख्याओं का योग, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वे सभी संख्याएं मतलब वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे अब बात ही उठती है कुछ उदाहरण बताइए, तो उदाहरण देख लीजिए आप लोग 522। क्या 522 देखने पर ऐसा लग रहा है ये तो सम संख्या मतलब 2 से तो कट जाए, क्या 3 से भी कर सकती है? तो इसमें 3 संख्या, एक 5 है, एक 2 है और एक 2 है। 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अगर 9 हमारा 3 से कट जाएगा, योग करने पर जो संख्या है 3 से कट जाती है उस संख्या पूरी 3 से कटेगी। 9 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 522 भी 3 से कटेगा। भाग देकर अगर चेक करा है तो 3 का भाग 5 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा और बड़ी संख्या लीजिए, तो और बड़ी संख्या लेकर चेक करते हैं। मान के चलो कोई रैंडम संख्या ले लेते हैं 1728। सब लोग जानते हैं क्या 1728 3 से कटेगा। अब इतनी बड़ी संख्या भाग देने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक तो तरीका होता है भाग देकर चेक कर लीजिए, अगर भाग नहीं देना है कुछ शॉर्टकट देखना है तो तुरंत इसमें
3 से चेक कीजिए तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 में 3 से भाग देंगे। अगर 18 भी लग रहा है बहुत बड़ा है तो फिर एक बार जोड़ लीजिए, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। जब 9 3 से कटेगा तो 18 भी 3 से कटेगा, जब 18 कटेगा तो 1728 भी 3 से पूरी तरह से कट जाता है। अगर 2 और 3 का समझ में आ गया तो 4 पर जाने से पहले ही जान लीजिए जो संख्याएं 4 से कटती है वे सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। फिर भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि 4 से कटने का नियम बता दीजिए, तो 4 से कटने का नियम जानने के लिए कमेंट कीजिए कि 4 से कटने का बताइए। अगर आपका कमेंट ज्यादा रहेगा, अगर कमेंट आप करेंगे, अगर जानने की इच्छा आप सबके अंदर रहेगी, तो अगला वीडियो इसी पर डेडिकेट होगा कि 4 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अगला वीडियो उसी पर आपके लिए रहेगा। लेकिन तब जब आप लोगों का कमेंट भरपूर रहेगा इस वीडियो पर, तब तो जो संख्या है 4 से कटेगी उनको हम लोग किससे काट देंगे? 2 से। 4 के बाद 5 से कटने का नियम होता है या तो इकाई का अंक 0 रहे या तो इकाई का अंक 5 रहे। अगर इकाई का अंक 0 है या फिर यह इकाई का अंक 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट होता है, अगर इकाई का अंक 0 हो जाएगा तो मेरे भाई वह संख्या 5 से न कटकर पहले किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं, शॉर्टकट वहां तक किया जाता है जहां पर समय का अभाव हो। अगर समय है तो आप जो संख्या 5 से कटेगी, अगर 0 इकाई के अंक पे है तो उस संख्या को पहले 2 से काटते हुए चलेंगे। और अंतिम में 5 से अगर दे दिया 525, इसके इकाई के अंक में 5 है तो इसको 5 से काट दो। अगर 270 दिया तो यह 5 से कटेगा, ये संख्या भी 5 से कटेगी। लेकिन अपन को यह 5 से नहीं काटना है, अपने को यह किससे काटना है? 2 से काटना है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 0 है। अगर कुछ भी रेंडम नंबर 17, 655, 825 दे दिया, अब इतना बड़ा संख्या हमें नहीं समझ आ रहा है किससे कटेगा, तो इकाई का अंक देखकर पता चल जा रहा है कि इकाई के अंक पे 5 है, तो 5 होने पर यह संख्या 5 से ही कटेगी। आगे बढ़ते हैं। 6 से अगर कोई संख्या कट रही है तो 6 से कटने का नियम है कि वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जा रही है तो संख्या 6 से कटेगी। या फिर मेरे भाई अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो संख्या जरूर 2 से कटेगी, वह संख्या 3 से कटेगी। तो अगर आपको चाहिए कि 6 पे स्पेशल बनाइए, 6 पे 4 पे अगर वीडियो बनाकर बताइए तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद अगला वीडियो इसी पे रहेगा। विभाजिता का एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। 6 के बाद 7 का जो नियम होता है, 7 का नियम एबीसी के फॉर्म में होता है। या तो एबीसी के फॉर्म में कर लीजिए या फिर आप लोग कमेंट कीजिए तो एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगर नहीं आपको कमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है, तो आप जान लीजिए। अगर कोई नहीं समझ आ रहा कितने से कट रहा है तो भाग देना सब लोग जानते हैं, भाग दीजिए रफ में और भाग देकर चेक कीजिए कि क्या वह संख्या उससे कट रही है या फिर नहीं कट रही है। अगर कट जा रही है तो अच्छा है, नहीं कट रहा है तो फिर अगला संख्या सोचेंगे। इसी प्रकार 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, बहुत आगे तक है। अगर आप लोगों का कमेंट भरपूर रहेगा इस वीडियो पे तो हम अगला टॉपिक बना देंगे कि कोई संख्या 4 से कब कटेगी, कोई संख्या 6 से कब कटेगी, कोई संख्या 8 से कब कटेगी, 9 से कब कटेगी, 11 से कब कटेगी, 13 से कब कटेगी मेरे भाई। यानी बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है अगर आप सबका कमेंट इस वीडियो पर भरपूर रहे। अगर विभाजिता का नियम समझ में आ गया हो तब आज के सबसे बेहतरीन टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे प्रश्नावली को कुछ हद तक आसान बना देगा। ये सब बेसिक जानकारियां थी जिसको हम सब पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं, अगले साल भी पढ़ कर आए हैं। लेकिन अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है वह टॉपिक इस पूरे चैप्टर का एक प्रकार से कह सकते हैं न्यू है। यानी वह जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या का होती है। अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भाज्य संख्या का होती है। दो प्रकार की संख्या और पढ़ना हमें, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का होती है वे संख्याएं जिनका गुणनखंड
दो से ज्यादा, यानी जिनका दो से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे अगर चार को पूछा जाए चार क्या अभाज्य है या फिर भाज्य है, तो जब चार का हम लोग खंड करेंगे तो ये होता है खंड करने का तरीका। इसके पहले वाले चैप्टर में सब लोग खंड, मतलब इसके पहले वाले क्लास में, सॉरी, इसके पहले वाले क्लास में, उसके पहले वाले क्लास में गुणनखंड अच्छी तरह से कर आए हैं। इसका जो खंड होगा वो आएगा दुई, फिर यहाँ पर दुई, यानी चार का जो है वो दो भी खंड है, चार भी खंड है और एक भी, यानी दो से अधिक इसके गुणनखंड मिल रहे हैं। इसलिए यह भाज्य न होकर कौन सी संख्या कल, अभाज्य न होकर यह कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अभाज्य का होता है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की अगर परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, यानी वे सभी संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, और दो गुणनखंड में एक गुणनखंड हमारा एक होना चाहिए और एक चाहे जो, यानी एक गुणनखंड एक रहेगा और एक गुणनखंड वह संख्या रहेगी, तो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर ले लिया जाए तीन, तीन क्या हमारा भाज्य है या फिर अभाज्य है, तो तीन को देख कर यह पता चलता है कि तीन का अगर खंड करेंगे तो तीन का एक तीन ही आएगा और एक एक आएगा, यानी इसके सिर्फ दो गुणनखंड है। अगर किसी का दो गुणनखंड हो रहा है तो ये सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या होती है। इन दो में एक तुम्हारा एक रहना चाहिए और एक संख्या व सेल्फ रहनी चाहिए। सेल्फ का मतलब वही संख्या जिसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है तो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। गुणनखंड करना हम सब सीख चुके हैं। अगर 79 का पूछा जाएगा, क्या 79 हमारा अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या है, तो एक बार चेक करेंगे ये किसी से कट रहा है, अगर कट जाएगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो अभाज्य हो जाएगा। 79 का गुणनखंड नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड एक होगा और एक गुणनखंड 79 होगा, इसका मतलब 79 अभाज्य संख्या होती है। अगर 1 से लेकर 100 तक के बीच में पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो बोर्ड पर हम लिखने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कुल 25 अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक होती है, जिनका लिखने जा रहे हैं। सबसे पहली संख्या आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। यानी 2, 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 प्यारे बच्चों, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद और आगे चलेंगे तो हम लोग 37 मिलेगा, 37 के बाद 43, 43 के बाद 47 मिलेगा और 47 से और आगे बढ़ेंगे तो 47 के बाद का जो संख्या होगा 53 होगा, 53 के बाद 59, 59 के बाद अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 59 के बाद 61 होगा, 61 के बाद 67 और 67 से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो 71 यानी 71, फिर 73 और आगे बढ़ेंगे तो 73 के बाद 79 हो जाएगा और 79 के बाद 83 और 83 से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 89 होगा और 89 के बाद जो अगला आएगा वो 97 हो जाएगा। सॉरी, इतना संख्या होती है, यानी 25 अभाज्य संख्या गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 23 हुई है। 2 संख्याएं कहीं बीच में छूट गई है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या छूट गई है क्या। तो 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31। अच्छा 31 यहाँ छूट गया है प्यारे, सॉरी, 31 रहेगा, 31 के बाद तब 37 रहेगा, 37 के बाद 41 भी छूट गया है तो 41 को एड ऑन करते हुए हम लोग पूरा गिनती कर लेंगे तो 25 हमारा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसी संख्या होती है जो हमारा अभाज्य संख्या होती है। अब कुछ काम होता है इसमें। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए तो
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, यानी सम संख्या होती है जो अभाज्य है। बाकी सब जो अभाज्य संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती है। और 3, 5 और 7 ये 3 ऐसी संख्या है जिनके बीच का अंतर 2, यानी 3 ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है, बाकी सब का अंतर बड़ा बड़ा ही होता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे लगभग टॉपिक समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हुए उदाहरण की ओर चलेंगे। तो उदाहरण देखेंगे। अब उदाहरण शुरू करेंगे, देखते हैं। अब आगे हम उदाहरण शुरू करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जा सकता, उदाहरण भी आने की संभावना नहीं। लगभग 70% सवाल उदाहरण भी आता है, इसलिए उदाहरण को लेते हुए चलेंगे। आप सबका एक एक सवाल क्लियर कराएंगे, एक एक सवाल आपको करवाते हुए चलेंगे। तनिक भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। इसलिए पहला उदाहरण हम छोड़कर चलते हैं क्योंकि पहला उदाहरण 5 नंबर के सवाल की तरह है। आज समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले उदाहरण को छोड़कर 5 नंबर सवाल के साथ बताएंगे। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो दूसरा उदाहरण दिया है कि संख्याएं, अगर यहाँ लिख दिया जाए प्रश्न तो प्रश्न लिखा जाएगा संख्याओं छह और संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह सवाल हमारा है, यह उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। एचसीएफ एलसीएम के बारे में अगर कुछ थोड़ा सा अगर देख लिया जाए तो एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में महत्तम समापवर्तक। चाहे समापवर्तक लिख लिए, चाहे समापवर्तक, बात एक हुआ। अगला एलसीएम अगर पूछेंगे तो एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसको कहते हैं लस और इसको कहते हैं मस। अगर परिभाषा देना हो तो हाईएस्ट का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 2 संख्या दे दिया जाए, एक 4 और एक 8। अगर इनका एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम का एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 को और 8 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। यानी परिभाषा अगर लिखने के लिए आए तो परिभाषा हम सब लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उससे हम कहेंगे एचसीएफ। यानी 4 और 8 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वह 4 होती है। और अगर 4 और 8 का एलसीएम पूछा जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मल्टीपल का मतलब होता है कोई गुणक रहेगा, फैक्टर का मतलब होता है कोई गुणनखंड रहेगा। तो 4 और 8 का गुणनखंड 4, इसलिए 4 इसका एचसीएफ हो गया, और 4 और 8 का मल्टीपल होता है 8। यानी यह 8 वह छोटी सी छोटी संख्या है जो 4 और 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। हम सवाल आप सबको बताएंगे, सवाल बताने से सवाल को देखकर आप सबको और क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। यहाँ इसको लिखे रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर यहाँ पर दो संख्या, एक 6 है और एक 20 है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसमें जितनी संख्या है उसको अभाज्य रूप में लिखना है। तो 6 को अगर लिखेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ रफ में एक बार 6 गुणनखंड करेंगे तो 6 2 से कटेगा 3 बार में, 3 कटेगा 1 बार में, यानी इसका जो गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 आएगा। उसी प्रकार अगर 20 का करेंगे
तो 20 का खंड करने पर आएगा 2 1 का 2, 0 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, 5 से 5 घटेगा एक बार, यानी इसका आ जाएगा 2 गुणे 5। अगर इसका हमें एक बार एचसीएफ पूछा है, एक बार एलसीएम, अभी यह पूरी तरह से नहीं लिखा है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, इसको सही तरीके से 2 को 2 बार का मतलब है 2 की पावर 2 लिख दीजिए और इसके बाद 5 लिख दीजिए। अब यह तरीका सही है। अब अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन मिले वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है और एक बार 2 यहाँ भी है, तो इसका जो कॉमन होगा 2 हो जाएगा और कोई संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा 6 और 20 का, यानी यह 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा, फिर एचसीएफ 6, 20 का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो आ जाएगा 2। अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम का मतलब जो मिले उसको भी लीजिए, जो ना मिले उसको भी लिखिए, यानी छोड़ना कुछ नहीं है। जो दिख रहा है उसको भी लिखिए, जो छूट रहा है उसको भी लिखिए। तो देखने पर ही पता चलता है कि 2 एक बार दिख रहा था 2 को लिख दिया, फिर 3 नहीं है 3 को लिख दीजिए, एक बार 2 छूट रहा है उसको भी लिख दीजिए और एक बार 5 छूट रहा है उसको भी लिख दीजिए। इन सब का गुणा कर लीजिए तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, यानी जो एलसीएम निकल कर आएगा 6 और 20 का, जो एलसीएम निकल कर आएगा 6 और 20 का, वो कितना निकल कर आएगा 60, यानी 6 और 20 का जो एलसीएम निकल कर आएगा वह 60 आएगा। तो यह होता है तरीका करने का एक बेहतरीन तरीका। इसको आपको नहीं करना है, ये पूरा जो है ये रफ का काम है, यानी इसको रफ में करना है। फिर यही है, इसी तरीके से आप सबको करना है। आगे इसके बाद जो अगला उदाहरण है उसको अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इतना आप सब एक बार और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इतना आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर 1.1 पूरी तरह से चला जाएगा। कक्षा 10 का मैथ कक्षा 9 से बहुत आसान है, अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए तब। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको मैथ में एक बेहतरीन तरीके से समझाते हुए बेहतरीन ऊंचाई तक लेकर चलेंगे। सिर्फ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो, आगे का जो लेक्चर होगा, आगे का जो सवाल होगा, अगले वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। थैंक्स।